नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दैनिक करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन में। और आज भी प्रश्नों की संख्या जो है 10 से 12 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 10 से 12 प्रश्नों के माध्यम से पिछले दिनों यदि आपने देखा होगा तो हमने आपको नोट्स भी अपना शेयर किया था कि किस प्रकार से नोट्स हम तैयार करते हैं जब हमें आपको पढ़ाना होता है। कक्षाओं के लिए किस प्रकार से हम नोट्स तैयार करते हैं, वो आप कह सकते हो एक निचोड़ फाइल या क्रक्स फाइल आप कह सकते हो। निचोड़ फाइल होती है, उससे आपका बहुत कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की मांग थी, इसलिए हमने उसको शेयर कर दिया है। तो सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से हम प्रश्नों की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। टोटल यहाँ पर 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि 12 प्रश्नों के माध्यम से हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 30 से 40 फैक्ट हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यहाँ से हम देखेंगे। तो एक बार सभी उपस्थित हो जाएं और सबकी उपस्थिति होने के बाद फिर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? पहले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा नेवल म्यूजियम किस राज्य में बनेगा। क्या बोला जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा नेवल म्यूजियम किस राज्य में बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेवल म्यूजियम की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि किस राज्य में बनेगा। अब हो सकता है इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी ना हो, आपने इस प्रश्न के बारे में बहुत कुछ ना सुना हो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका जवाब इसका दीजिएगा। देखो, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल के बारे में हमने आपको बताया था, या विरासत परिसर के बारे में हमने बताया था। और हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है इसकी स्थापना की जा रही है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? मैंने आपको स्थान बताया था लोथल। और लोथल आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का स्थान है और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये आपने इतिहास में ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जो कि गुजरात राज्य से संबंधित था। ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह हुआ करता था जो कि भोगवा नदी से संबंधित है। किसने इसकी खोज की थी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है S.R. राव। S.R. राव द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो लोथल नामक स्थान को सिंधु सभ्यता में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि S.R. राव ने इस स्थान की खोज की थी और यह स्थान जो आपका है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब इसी स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की जानी थी, पिछले दिनों हमने आपको बताना और इसका कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। अब इसी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में कुछ आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे भारत का सबसे बड़ा नेवल म्यूजियम यहीं पर बनेगा, इसी परिसर के अंदर बनेगा। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरा सबसे लार्जेस्ट ओपन एक्वेटिक गैलरी, यह भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा और महत्वपूर्ण, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, वर्ल्ड हाईएस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड हाईएस्ट लाइट हाउस म्यूजियम भी यहीं पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात। और इसका जुड़ाव कहाँ से है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल से इसका संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा एक कंपनी है हमारी L&T, जिसको बोलते हैं लार्सन एंड टर्बो। ये जो कंपनी है इसका हजीरा में एक फैक्ट्री है और हजीरा की जो फैक्ट्री है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है कि हजीरा की ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर एक विशेष प्रकार के टैंक बनाए जाते हैं और उन टैंकों का क्या नाम है? K9 ब्रिज।
ठीक है। ये टैंक कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? ये बनाए जा रहे हैं हजीरा में। और आपको बता दें, इस टैंक को बनाने के लिए जो तकनीकी का हस्तांतरण हुआ वो किस देश ने किया है? वो किया है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, हनुमा डिफेंस। ठीक है, हनुमा डिफेंस। और इस कंपनी ने तकनीकी जो है दिया एल&टी को, और एल&टी K9 ब्रिज टैंक जो है ये हजीरा में बनवा रहा है, ये भी गुजरात से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। जवाब दीजिएगा। इंटर पार्लियामेंटेरियन यूनियन की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इंटर पार्लियामेंटेरियन डे की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? फास्ट जवाब, 4 विकल्प हैं, 30 जून, 28 जून, 1 जुलाई, 4 जुलाई। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद ये जो संगठन है, इसकी जब हम गठन की बात करते हैं तो इसका गठन किया गया था वर्ष 1889 में। 1889 में जब इसका गठन किया गया था तो वो जो तिथि थी जो हमें याद रखनी है वो तिथि थी 30 जून की, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस मनाते हैं। अब बात आती है कि इसको कब से मनाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, इस दिवस को हम वर्ष 2019 से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? वर्ष 2019 से मना रहे हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद जो संघ है, जो संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा जेनेवा में है। और जेनेवा की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो है ये जनवरी माह का प्रश्न है और आपको बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कैलेंडर की थीम क्या थी? वर्ष 2023 का जो आधिकारिक कैलेंडर भारत सरकार ने जारी किया उसका थीम क्या था, ये आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ठीक है, 5 विकल्प दिए हुए हैं। अच्छा, 4 ही इसमें मेंशन किया, कोई बात नहीं। 4 विकल्प देखो, करंट अफेयर्स में हम 4 को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा जीएस वाला टॉपिक है वहाँ पर हम 5 विकल्पों को लेकर के चल रहे हैं। और 5 विकल्प वो वही हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो 68वीं के दौरान पूछे गए थे जिस प्रारूप में, उसी को हम वहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर्स इसको हम 4 विकल्पों के साथ ही देखेंगे। चलिए बताइएगा, वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कैलेंडर की थीम क्या थी? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, यहाँ पे बात हो रही है वर्ष 2023 के लिए जारी किए गए कैलेंडर की बात। तो ये इसका नाम था नया वर्ष नया संकल्प। इसकी जो थीम थी उसका, ये नया वर्ष नया संकल्प इसकी थीम थी। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा पिछले दिनों एयर फिल्टर को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए ग्रीन तकनीक विकसित की गई थी? क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा संस्थान है जिसके द्वारा एयर फिल्टर को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए ग्रीन तकनीक विकसित की गई थी, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, ग्रीन तकनीक किस संस्थान द्वारा विकसित की गई थी, आपको बताना है। आपको बता दें, ये जो संस्थान है एक कार्यक्रम चला रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट बानी। और प्रोजेक्ट बानी ये जो संस्थान है, ये जो कार्यक्रम चला रहा है संस्थान प्रोजेक्ट बानी, किसके साथ मिलकर चला रहा है? ये चला रहा है गूगल के साथ मिलकर। तो गूगल और यह संस्थान ये दोनों मिलकर प्रोजेक्ट बानी नामक कार्यक्रम चला रहे हैं। यहाँ पे जब बात हो रही है प्रोजेक्ट बानी की, या बात हो रही है एयर फिल्टर को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए ग्रीन तकनीक की, बात हो रही है IISc बेंगलुरु की। ठीक है, IISc बेंगलुरु, ये विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो प्रोजेक्ट बानी भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताइएगा।
हाल ही में चर्चा में रही कावेरी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? कावेरी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है आपको बताना है। कावेरी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? यहाँ पर भी 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहे हैं, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार। आप जानते हैं जब हम जल विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं तो भारत सरकार जो जल विद्युत परियोजनाएं किसी अन्य देश के साथ संचालित कर रहा है उसमें प्रमुखता से 2 देश आते हैं। पहला आता है भूटान, दूसरा आता है नेपाल। तो इसके अलावा आपको कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, तो इसका उत्तर या तो भूटान होगा या तो नेपाल, लेकिन इस संदर्भ में इसका सही उत्तर है नेपाल। ठीक है। अब जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कावेरी, इससे यहाँ पर जो विद्युत बनेगी उसके लिए समझौता हुआ था कि उसकी जो विद्युत होगी नेपाल जो है वो भारत को बेचेगा। अब नेपाल की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको पता होगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ पे एक स्थान बहुत प्रमुख है जिसको बोलते हैं पोखरा, कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है और सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास हम नेपाल के साथ करते हैं। सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास हम नेपाल के साथ करते हैं और नेपाल इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि अग्निवीर योजना जो भारत सरकार की अग्निवीर योजना है, नेपाल इसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि गोरखा बटालियन आपने सुना होगा ना कि भारतीय सेना में एक गोरखा बटालियन है और गोरखा बटालियन में जो लोग हैं वो नेपाली लोग हैं और नेपाल की सरकार अब उनको इजाज़त नहीं दे रही है कि जो अग्निवीर योजना है उसमें गोरखा जाएं क्योंकि उस पर उसको आपत्ति है। ठीक है। तो इस कारण से भी नेपाल चर्चा में है और लगातार नेपाल चर्चा में रहता है, हमारा पड़ोसी देश है, तो उस संदर्भ में भी नेपाल पर नज़रें बनाए रखनी है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको अक्सर बताया है चितवन नेशनल पार्क के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। चितवन नेशनल पार्क, बर्दिया नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, काफ़ी चर्चित रहता है ये बर्दिया नेशनल पार्क, चितवन नेशनल पार्क, ये बहुत चर्चित राष्ट्रीय उद्यान है नेपाल के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, 13वीं WTO मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बात किसकी हो रही है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। WTO की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और WTO के बारे में आपको बता दें कि वर्तमान समय में जब हम WTO की बात करते हैं तो इसकी जो प्रमुख हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए। नाओजी ओकोंजो-इवेला, इनका नाम कई बार मैंने आपको बताया है, याद आना चाहिए। अब इसका जवाब आप दीजिएगा कि आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। चलिए बताइएगा। आपको बता दें WTO के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि WTO कार्य करना कब से प्रारंभ किया। WTO कार्य करना जो प्रारंभ किया वो किया वर्ष 1995 से, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1995 से ये कार्य करना प्रारंभ किया। और यदि हम बात करें माह कौन सा था तो 1 जनवरी वर्ष 1995 से ये कार्य करना प्रारंभ किया। इससे पहले कौन सी संस्था कार्य करती थी यदि हम बात करें तो ये था GATT। ठीक है। और ये वर्ष 1948 से ये संस्था काम कर रही थी। WTO के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई WTO का जो गठन हुआ वो कब किया गया, तो WTO का जो गठन था ये वर्ष 1994 में किया गया। एक समझौता हुआ था जिसको बोलते थे मराकाश एग्रीमेंट। ठीक है, मराकाश एग्रीमेंट। और मराकश एग्रीमेंट, ठीक है, मराकश एग्रीमेंट के तहत WTO बना था। मराकश यदि मैं बात करूं तो एक शहर का नाम है और ये शहर आपको मोरक्को में देखने को मिलता है। मोरक्को आप सब जानते होंगे, कई बार मैंने बताया है कि भैया मोरक्को और स्पेन जो है ये 2 प्रमुख देश हैं जहां से यूरोप और अफ्रीका अलग होते हैं। इनकी जल संधियों के बारे में भी मैंने कई बार चर्चा की है और आपको होमवर्क के तौर पर भी दिया है। तो यह भी याद रखना जरूरी है कि WTO जो बना था वो मराकश एग्रीमेंट के तहत बना था। कब बना था? वर्ष 1995 में। और 1995 से पहले वह संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर के काम करती थी उसको बोलते हैं GATT। ठीक है। अब बात हो रही है कि इसकी 13वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। ये UAE की राजधानी अबू धाबी में आयोजित की जाएगी।
चलिए इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने डायमंड लीग पेरिस में पदक जीता है। देखो डायमंड लीग, जो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो डायमंड लीग होती है ना, ये एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कई देशों में होती है, जैसे डायमंड लीग पेरिस में भी होती है, ठीक है। डायमंड लीग आपको देखने को मिलता है स्विट्ज़रलैंड में भी देखने को मिलता है, यूरोप के कई देशों में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये आपको ज़रूर देखना है कि डायमंड लीग की बात हो रही है तो कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डायमंड लीग पेरिस की बात हो रही है, तो डायमंड लीग पेरिस में पदक कौन जीता है इसके बारे में आपको बताना है। पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। डायमंड लीग पेरिस में पदक किसने जीता ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, डायमंड लीग पेरिस में पदक किसने जीता। आपको बता दें एक खिलाड़ी हैं लॉन्ग जंप के, ठीक है, लॉन्ग जंप के एक खिलाड़ी हैं, और लॉन्ग जंप के जो एक खिलाड़ी हैं इनका नाम है मुरली श्रीशंकर, और मुरली श्रीशंकर ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डायमंड लीग जो है वो जो स्विट्जरलैंड में हुई थी वहाँ पर किसने पदक जीता, तो डायमंड लीग जो स्विट्जरलैंड में हुई थी वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा के बारे में आप सब जानते होंगे कि नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है हाल ही में चर्चा में रही टेम्पा लिंग गुफा का संबंध किस देश से है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। जवाब दीजिएगा, टेम्पा लिंग गुफा का संबंध किस देश से है। टेम्पा लिंग गुफा का संबंध किस देश से है आपको बताना है। टेम्पा लिंग गुफा का संबंध किस देश से है। देखो यहाँ पे बात हो रही है टेम्पा लिंग गुफा की, इसका संबंध लाओस से है, और यहाँ पे अभी कुछ खोज हुई है और इसमें पता चला है मानव की बस्तियों के बारे में, मानव के बारे में जानकारी मिली है कि कितने दिनों से मानव इस गुफा में रहता था। वहाँ पे आपको नहीं जाना है, सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। देखो ये डिब्रीगढ़ नहीं है, डेब्रीगढ़ है, ठीक है। डेब्रीगढ़ की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये आपको याद रखना है। डेब्रीगढ़ की बात हो रही है कि डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताइएगा, डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है। आपको बता दें ये जो वन्य जीव अभयारण्य है इसको अब टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया जा रहा है, और ये इस राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। और आपको बता दें इस राज्य में जो अभी 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं वो दोनों के दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और कई बार हमने उसकी चर्चा की है। ये 2 टाइगर रिजर्व हैं सिमलीपाल और सतकोशिया। शिमलीपाल और सतकोशिया, ये 2 टाइगर रिजर्व आपको अभी देखने को मिलते हैं, और ये यहाँ का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। और क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है, ये उड़ीसा राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस वन्य जीव अभयारण्य में मानव आवास भी थी, मानव रहता भी था, जो जनजातियां हैं वो रहती भी थी, तो उनको वहाँ से निकालकर दूसरे स्थान पर उनको बैठाया गया है, दूसरे स्थान पर उनको आवास उपलब्ध कराया गया है, और उस कारण से ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा डेब्रीगढ़, ठीक है, उड़ीसा। इसको बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा बाल गंगाधर तिलक इको पार्क किस राज्य से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक इको पार्क किस राज्य से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। विशेष रूप से बाल गंगाधर इको पार्क जो ये बनाया गया है इसमें खनन गतिविधियां जो है उसको प्रदर्शित किया गया है, जिससे लोगों का जो रुझान है वो माइनिंग के जो सेक्टर है, हमारा माइनिंग का जो सेक्टर है इस तरफ हो सके। और खनन मंत्रालय जो है उसने इस पार्क को बनाया है। कहाँ पर बनाया गया है तो आपको बता दें ये बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक तारे का नाम भारत के प्रमुख व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है, उनका नाम क्या है।
एक तारा है जिसका नामकरण अभी हाल ही में किया गया है और भारत के एक महान व्यक्तित्व रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा है। आपको बता दें 392 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ये प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य का सबसे निकटतम है, ये भी याद रखिएगा, सूर्य के ये सबसे निकटतम है, ठीक है। और इसका जो नामकरण हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है जो सूर्य से सबसे नज़दीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, आपको बताना है। कलसा बंदूरी पेयजल योजना का संबंध किस राज्य से है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। कलसा बंदूरी पेयजल योजना, आपको बता दें इस योजना के माध्यम से एक नदी है जिसका नाम है मालप्रभा। मालप्रभा नदी में इसका जल पहुंचाया जाएगा। तो इस पे 2 बांध बन रहे हैं, एक का नाम है कलसा, एक का नाम है बंदूरी, जिससे कि मालप्रभा नदी में जो इस नदी का अधिक जल है उसको मालप्रभा नदी में पहुंचाया जा सके। और मालप्रभा नदी की जब हम बात करते हैं तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और किस नदी पर ये बांध बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा महानदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, महानदी पर बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। महानदी का जो अतिरिक्त जल है उसको मालप्रभा नदी में ले जाना है। और ये योजना कहाँ की है, तो ये योजना कर्नाटक की है, इससे कर्नाटक राज्य को फायदा होगा। यहाँ से आज का पहला होमवर्क कि भाई दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर देखने को मिलता है। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर देखने को मिलता है ये आपको बताना है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आज का आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। अब कुछ देख लेते हैं, पहले आज का पहला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में यूरो जोन का 20वां सदस्य कौन सा बना है। यूरो जोन का 20वां सदस्य कौन बना है ये आपको बताना है। यूरो जोन का 20वां सदस्य कौन बना है ये आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे हैं, क्रोएशिया, डेनमार्क, रोमानिया और स्वीडन। इनमें से आपको जवाब देना है कि भाई यूरो जोन का 20वां सदस्य कौन बना है। यूरो जोन का 20वां सदस्य कौन बना है ये आपको बताना है, ये आपका अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, कुछ फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये भी आपको कंसीडर करना है, इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। एक एक करके यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। तो याद रखिएगा 2023 में बिहार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 111वां। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ, उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की। तो राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बन रहे हैं। अगला, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा B20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि सिक्किम के गंगटोक में किया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में ओट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए ओट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने
सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं बीएसएफ में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। मतलब जो लोग अग्निवीर योजना से रिटायर्ड होंगे, अग्निवीर योजना से रिटायर्ड होने वाले सभी योग्य अभ्यर्थियों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में 10% सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ में जो वैकेंसियां आएंगी उसमें 10% कौन जाएगा? अग्निवीर जाएंगे। आगे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 10% वाला महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो बेंगलुरु से संबंधित 2 हो गया, एक निर्वाचन से संबंधित और एक एग्रीकल्चर से संबंधित। अगला, रणबीर सिंह को वर्ष 2022 के भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया। आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ये आपको पढ़ाया गया है। अगला, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% करने के लिए 10 क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया। तो यहाँ पे बेंगलुरु से संबंधित 3 प्रमुख घटनाक्रम आपने इस सीरीज में देखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देता हूँ मैं। साथ ही साथ जो आंसर पीडीएफ है, आंसर वाली जो पीडीएफ आपकी आती है वह भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो जो की पॉइंट इसमें से निकल के आएंगे इसके भरोसे मत रहिएगा कि पीडीएफ से रिवीजन करेंगे। जो की पॉइंट निकल कर इससे आ रहे हैं, ठीक है, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका जो आपके नोट्स हैं उसमें नोट कर लेना है, ठीक है। इसके भरोसे नहीं रहना कि हमारे पास नोट्स रहेगा, ये पेज है हम इसको पढ़ लेंगे, पीडीएफ देख लें। पीडीएफ कितना इकट्ठा करोगे? 1 महीने में 30 पीडीएफ, ठीक है। 3 महीने में आप देखोगे तो 100 से ज़्यादा पीडीएफ आपकी हो जाएगी। तो पीडीएफ से रिवीजन नहीं होता भैया, इसको अपने नोट्स में कर लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। बाकी सेशन यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी आप कर सकते हैं। कहीं पे कोई कमी लगती है तो ज़रूर आप सुझाव दीजिएगा, उन पर हम काम करेंगे, क्योंकि काम आपके लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट जाए वो आपके लिए उपयोगी साबित हो परीक्षा में। तो इस दिशा में कोई भी सुझाव यदि आपके हैं तो निश्चित तौर पर सकारात्मक रूप में उसको हम लेंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।